हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई आई मीन जी बेटा बोलें। पहले आप स्टार्ट करेंगे या मैं? ये मरियम है। हाँ जी, हाँ जी। ओके मरियम। आप एक सेकंड होल्ड करो, डॉक्टर सद्दाम का वेट कर रहा हूँ। पहले हम सीएससी वाला पार्ट कवर करेंगे और उसके बाद फिर जब कैस्ट वास और आंसू वाला आएगा ना पार्ट, वो पार्ट आप कवर करोगे। सो ओके। जस्ट वी आर जस्ट वेटिंग फॉर डॉक्टर सद्दाम, वो भी चाइना में ही है। सो ऑल द पार्टिसिपेंट्स वी वेलकम डॉक्टर मरियम। डॉक्टर मरियम की स्टोरी मैं आपके साथ लाजमी शेयर करना चाहूँगा। डॉक्टर मरियम ग्रेजुएटेड फ्रॉम जीसी यूनिवर्सिटी। मेरे बड़े भाई डॉक्टर समी ने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। मेरे बड़े भाई डॉक्टर समी, इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर मरियम मेरी पड़ोसी हैं। शी वाज बहुत छोटी सी बच्ची थी माशाल्लाह, पिछले 2-3 साल पीछे बड़ा इसको शौक था चाइना जाने का, स्कॉलरशिप अवेल करने का। तो शी विजिटेड मी 2-3 टाइम्स कि भाई मुझे गाइड करें कैसे होगा। तो मैंने मिसेस के साथ कनेक्ट किया इनको, इनका वी चैट बनवा इनके पास था ऑलरेडी। तो इनको हल्का फुल्का बताया कि इस तरीके से सीएससी स्कॉलरशिप है, आप अप्लाई करोगे, वहाँ से एक्सेप्टेंस लेटर होगा। कुछ इनके पहले से क्लास फेलोज या कुछ जानने वाले वहाँ पे थे। शी वॉज वेल कनेक्टेड विद दैम। शी ट्राइड एंड माशाल्लाह शी इज़ देयर। इसने मास्टर्स भी कर लिया है एंड नाउ शी इज़ आंसू फेलो इन बीजिंग। राइट मरियम? जी जी बिल्कुल। मैं शेयर करूँगी कि भाई ने मेरी बहुत हेल्प की है, फिर उसके बाद भाभी ने बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रही है थ्रू आउट जब तक मेरा एडमिशन नहीं हुआ है। तो इंशाल्लाह हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि इनके साथ ये जो इनको बताएं कि फर्दर किस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। एक्चुअली मरियम मेरे ऊपर ना प्रेशर बहुत ज़्यादा बनता जा रहा था, बहुत सारे लोग थे, तो मैंने उनको फिर रिक्वेस्ट की कि यार आप वेट करें सारे, मैं एक दिन सेमिनार करूँगा, उसमें भी सभी को हम जो है ना वो गाइड कर देंगे। तो जी जी, वो ये बेस्ट ऑप्शन है कि डिफरेंट जो अपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और उनके पास डिफरेंट नॉलेज होगा कि किस तरह से हम मतलब ज़्यादा इजीली कर सकते हैं, क्योंकि कर अब काफ़ी क्राइटेरिया चेंज हो गया है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सॉरी। ओके जी। मेरा ख्याल है डॉक्टर सद्दाम इज़ फाइंडिंग मीटिंग कोड। ओके, ही इज़ आस्किंग फॉर मीटिंग कोड, उनका भी हो गया है, तो लेट मी शेयर हिम मीटिंग कोड ताकि वो भी ज्वाइन कर लें। वो सीएससी वाला पार्ट कवर करेंगे और मरियम हमारे साथ कवर करेंगी आंसू फेलोशिप वाला पार्ट। ओके जी, लेट्स बिगिन। डॉक्टर सद्दाम को थोड़ा सा वेट है, तो हम स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर समी साहब, यू आर रिक्वेस्टेड कि मैंने प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दी है, तो अगर ये ना आपको व्यू हो रही हो तो मुझे प्लीज़ रोक दीजिएगा। आई वेलकम ऑल द पार्टिसिपेंट, ऑल द यंग जनरेशन जिनके ऊपर हमारी सारी उम्मीदें हैं और हु आर ईगर टू गो एंड परसू योर हायर एजुकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली दिस प्रेजेंटेशन इज़ बाय आर ए फाउंडेशन तामीर मिल्लत, जिसका मकसद ही ये है कि अपनी यूथ को बिल्डअप करना। Our speakers are included Dr. Saddam Akram from, he's actually from Lahore, but he's in China nowadays. He has completed masters with me in Hohai University while I was pursuing my PhD, and then later on from Southeast University he completed his PhD. He'll join when he'll join. I'll give mic to him. And then Dr. Sami, he's associate professor from Education University here in Pakistan, and then postdoc fellow in Chongqing Southwest University. Then we have Dr. Mariam, who is UCAS fellow and Ansu fellow, and she is doing PhD from Beijing. So today's presentation will cover we'll try to cover all the scholarships that are available in China, जिसमें नंबर 1 पे है CSE स्कॉलरशिप, और फिर टवास, फिर कैश टवास बेसिकली एक ही है, ठीक है, अभी इसको रीनेम कर दिया उन्होंने आंसू के हिसाब से। उसके बाद एक थर्ड कैटेगरी है जिसमें प्रोविंशियल स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। So CSE scholarship was to be covered by Dr. Saddam, क्योंकि वो अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो let me conclude this by adding some information for our participant. Basically CSE scholarship जो है आपके पास बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी तीनों लेवल्स पे अवेलेबल होता है। फॉर मास्टर्स आपको अराउंड 2500 और फॉर पीएचडी 3500 पर मंथ जो है स्कॉलरशिप मिलता है,
जिसकी एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास जो है, अगर आप मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, अगर आप पीएचडी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, एज लिमिट 40 होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए तो फिर कम से कम हाई स्कूल सेकेंडरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें ना 2-3 कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरी ए और बी, टाइप ए टाइप बी। एक टाइप ए है जो कि एम्बेसी के थ्रू अप्लाई होता है, उसका लिंक मैंने ये स्लाइड पे दिखा दिया है। आप एचईसी की वेबसाइट पे इस लिंक पे जाएंगे तो आपके पास 8 दिसंबर की डेडलाइन है, आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एजेंसी कोड मुख्तलिफ होता है, लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगा कि एजेंसी कोड क्या चीज़ होती है। डॉक्टर साहब ज़रा बता दीजिएगा, स्लाइड्स मूव कर रही हैं? नहीं, अब स्लाइड मूव नहीं कर रही है। आपकी फर्स्ट स्लाइड जो है सिर्फ वही शो हुई है, सेकंड स्लाइड पे मूव नहीं किया है। तो फिर तो हमारी कोई स्लाइड भी आपको नज़र नहीं आई। फिर आपको कोई स्लाइड नज़र नहीं आई। लेट मी दोबारा शुरू करने दें इसको ज़रा। मैंने इसलिए कहा था कि आप मुझे साथ साथ बताते जाइएगा कि आपको अगर नज़र आना बंद हो जाए तो। स्लाइड का जो है ना वो प्रीव्यू नज़र आ रहा था पहले, लेकिन स्लाइड मूव नहीं कर रही थी। ओके, जी अभी नज़र आ रही हैं? अब अपलोड हो रही है जी। ओके, ये अब हो रही है। अब नेक्स्ट स्लाइड्स आ रही हैं आपके पास? जी जी, आ रही है, आ रही है। ओके, मैं ना साथ साथ जब स्लाइड मूव करूंगा तो नेक्स्ट बोल दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि स्लाइड चेंज हो चुकी है। जी। This is our introduction of our today's presenter, Dr. Saddam, Dr. Sami and Dr. Mariam. चार स्कॉलरशिप हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज जिसमें CSC, कैस्टवास और उसके बाद प्रोविंशियल स्कॉलरशिप। CSC वाज टू बी कवर्ड बाय डॉक्टर सद्दाम, वो क्योंकि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो मैं कर रहा हूँ। उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको बता चुका हूँ कि मास्टर्स के लिए 2500 है और PhD के लिए 3500 स्कॉलरशिप है इसका। इसमें बेसिकली नेक्स्ट स्लाइड इज़ दो कैटेगरीज हैं, टाइप ए और टाइप बी। अभी आपको जो स्लाइड प्रेजेंट हो रही है वो है CSC वाया HEC, जिसमें आप एम्बेसी के थ्रू जाते हैं। तो आप HEC को अप्लाई करेंगे, HEC एम्बेसी के थ्रू CSC के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। इसके लिए इसको कैसे अप्लाई करना है वो मैंने लिंक, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है तो डॉक्टर साहब ज़रा यस कर दें। नहीं नहीं, अभी स्टिल वही है जिसमें इंट्रोडक्शन है। ओके, इसका मतलब आप लोगों को स्लाइड्स नज़र नहीं आ रही मेरी। स्लाइड नज़र आ रही है लेकिन मूव नहीं कर रही। वो नेक्स्ट मूव नहीं कर रही। जी ओके, चलिए मैं भी ज्वाइन करता हूँ एक और फ़ोन से ताकि मुझे भी पता चलता रहेगा साथ साथ। अच्छा, अभी मूव कर रही हैं मेरे पास, वैसे मूव कर रही हैं? जी, अब कर रही हूँ। ओके, गूगल मीट का ये छोटा सा प्रॉब्लम है, लेकिन सबसे आसान टूल यही था, इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया है। लेट्स प्रोसीड। ये लिंक है जी ये लिंक आप लोगों को नज़र आ रहा है। इस लिंक के ऊपर आप HEC के ऊपर अप्लाई करेंगे और फिर वो एम्बेसी के थ्रू CSC से कांटेक्ट होके आप बेसिकली फिर एम्बेसी के वो रिप्रेजेंटेटिव होते हो। ये डायरेक्ट CSC के ऊपर एप्लीकेशन नहीं जाती। इसके बाद हम आपको गाइड करते हैं कि CSC के ऊपर डायरेक्ट आपने कैसे अप्लाई करना है। वो आपकी टाइप बी है। टाइप बी में आप डायरेक्ट CSC के पास अप्लाई करेंगे। अगर आप लोगों ने ये लिंक नोट कर लिया है तो लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट। इसमें डेट नोट कर लें, मंडे 9 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है अगर आपने एम्बेसी के थ्रू जाना है तो। ओके जी, हाउ टू अप्लाई फॉर CSC स्कॉलरशिप। दिस इज़ द लिंक campuschina.org एंड इसकी वेबसाइट भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखा देता हूँ। आप इसके ऊपर जाएंगे, जाके अपना एक पोर्टल बनाएंगे, यूज़र नेम पासवर्ड से रजिस्टर करेंगे और वहाँ पे जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो आप 3 यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मरियम बेटा, मैंने किया था 2014 में, तो मेरा नॉलेज आउटडेटेड है। आप जहाँ पे मैं कुछ गलत बोलूँ मुझे रोक के करेक्ट कर देना, ठीक है? जी, ये अब हम सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं CSC पर। अच्छा, एक ही ये यूनिवर्सिटी लास्ट में ईयर अप्लाई से, करेंगे? हाँ जी, अब इन्होंने क्राइटेरिया टफ कर दिया है। मतलब 2021 में थे 3 ऑप्शंस, लेकिन अब सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया जा सकता है। ओके, सो प्लीज़ नोट इट डाउन कि अब आप सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब इसमें वो एजेंसी कोड अभी भी है या एजेंसी कोड ख़त्म कर दिया इन्होंने?
जी, जी, वो कोड होता है। एजेंसी कोड है। ओके जी। आप एजेंसी कोड वहाँ पे देंगे जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया, आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर भी उस यूनिवर्सिटी से एजेंसी कोड लेंगे, उसको सीएससी की वेबसाइट पे देंगे, तो वहाँ से फिर वो दोनों कनेक्ट हो जाएंगे कि ये बच्चा फ़लाँ यूनिवर्सिटी में इस प्रोग्राम में जाना चाह रहा है। अच्छा, इसमें डिसिप्लिन कितने सारे हैं, वो कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स ऑफर हो रहा है तो आप उसमें रजिस्टर कर लेंगे, अप्लाई करेंगे। अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो सीएससी आपको स्कॉलरशिप दे देगी। सो देर इज़ नो लिमिटेशन ऑफ द कोर्सेज कि आप किस पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस पर्टिकुलर। फॉर एग्जांपल डॉक्टर साहब का है जोलॉजी, मेरा था कंप्यूटर साइंसेज और डिजिटल फोरेंसिक। इसके आप मतलब किसी भी फैकल्टी से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में आपका वो जो कोर्स है वो एग्जिस्ट करता है। अगर वो प्रोग्राम है तो आप अप्लाई करें। अगर आप वहाँ पे एडमिशन लेने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको वो मिल जाएगा एजेंसी कोड वहाँ से, और वहाँ से उसको आप सीएससी की वेबसाइट पे देंगे तो वहाँ से आपका वो स्कॉलरशिप, इफ़ यू आर सक्सेसफुल, तो वहाँ से उसका आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अब इसमें जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि एक चीज़, आपके जो एप्लीकेशन के चांसेस बढ़ाने के लिए आपको उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से रब्ता करना पड़ता है, जिसके लिए मरियम ने मेरे से रब्ता किया था कि भाई वहाँ से रिप्लाई नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा मैंने इसको गाइड किया कि आप उस यूनिवर्सिटी के पर्टिकुलर फैकल्टी के जाओ, पेज के ऊपर वहाँ पे प्रोफेसर्स के नंबर होंगे। तो आप लोगों के लिए भी वही गाइडेंस है, उस पर्टिकुलर फैकल्टी के पेज पे जाएं, वहाँ पे प्रोफेसर्स के नंबर्स, ईमेल्स ढूंढें, वहाँ से उनको ईमेल करें। वो आपको अपना सीवी और अपनी जो पब्लिकेशंस है वो भिजवाइए, वो आपको दे देंगे एक एक्सेप्टेंस लेटर। जिन बच्चों के पास एक्सेप्टेंस लेटर होता है उनके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं और उनको स्कॉलरशिप के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये एक छोटा सा ट्रिक है चाइनीज़ के लिए, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा हर्डल ये है कि चाइनीज़ प्रोफेसर रिप्लाई नहीं करते। तो उसके लिए आपको मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में बार बार अप्लाई करना है और बार बार मल्टीपल प्रोफेसर्स के साथ कांटेक्ट करना है। जो प्रोफेसर आपको आपके प्रोफाइल को ज़रा साउंड देख के एक्सेप्ट कर लेगा वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे देगा। साथ ही कह लें आपके चांसेस 10 से उठ के 90% पे चले जाएंगे। Sorry. Deadline for CSE scholarship is around 15 December to April 30th। जुलाई में डिसीजन हो जाता है और उसके बाद फिर जून जुलाई में डिसीजन होते हैं और उसके बाद साथ ही वीज़ा शुरू हो जाता है। सितंबर में फिर ये इनटेक जाएगी, यानी कि जो बच्चे अभी अप्लाई करेंगे ये बच्चे जाके सितंबर 1 को फ्लाई करेंगे चाइना में। आप लोगों को डेडलाइन वाली स्लाइड नज़र आ रही है ना? जी 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 जी, आ रहा है। ओके, डॉक्टर साहब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? इसमें जो आपने बताया ना कि इसकी जो परसेंटेज है वो कैसे बढ़ाई जा सकती है कि जो टीचर है वो आपको एक्सेप्ट करे। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना, एक तो आपने यूनिवर्सिटी से अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट को ढूंढना होता है कि जो आपका जिसमें आपका इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल आप माइक्रोबायोलॉजी में जाना चाहते हैं, या आप डीवीएम की आगे कोई ब्रांच है उसमें जाना चाहते हैं, या आप एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं। तो उस पर पहले आप सबसे जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं ना उनको सर्च आउट करें। फॉर एग्जांपल आप मैनेजमेंट में जाते हैं तो आप कहते हैं एचआईटी जो है ना उसको सबसे टॉप पे काउंट किया जाता है। इसी तरह जो हम ये कहते हैं जैसे मरियम बेटे का आंसू है, इसी तरह स्कॉलरशिप जो आंसू के स्कॉलरशिप है वो यूएसटीसी जो यूनिवर्सिटी है इनकी वो बड़ी टॉप की है। तो वहाँ पे आंसू स्कॉलरशिप को जो है ना वो अवेल करना ज़्यादा ईजी है, क्योंकि दोनों फैक्टर इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ स्टूडेंट का जो है वो प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, बल्कि जिस टीचर को वो एज ए सुपरवाइजर सेलेक्ट कर रहा है उसका प्रोफाइल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर वो किसी अच्छे टीचर को एज ए सुपरवाइजर सेलेक्ट करता है तो उसकी जो चांसेस टू अवेल दैट स्कॉलरशिप जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारे कम टीचर ऐसे हैं जो कि आंसू स्कॉलरशिप पे रजिस्टर्ड हैं और वो उनके जो है ना वो रिप्रेजेंटेटिव हैं फॉर दैट स्कॉलरशिप। तो इसलिए जब आप सिलेक्ट कर रहे हो तो यूनिवर्सिटी को भी मद्देनजर रखें कि आपने किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। सेकेंडली आपने उस टीचर प्रोफाइल को भी देखना है कि क्या उस टीचर का प्रोफाइल ऐसा है कि आप जब अप्लाई करें तो उसका प्रोफाइल जो है वो भी अट्रैक्टिव होना ज़रूरी है। फिर आपका स्कॉलरशिप जो है ना वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो अवेल हो जाए, आपको वो विन कर जाए आप उस स्कॉलरशिप को। अच्छा, यहाँ आंसू सबसे इस वक्त जो हाईएस्ट पेड दे रहा है, वो जैसे मरियम बेटा बताएगा कि वो उन्होंने कैसे अवेल किया। तो सबसे हाईएस्ट रैंकिंग जो है वो आंसू स्कॉलरशिप पे ही आपको देते हैं।
ऑलमोस्ट 8000 आरएमबी के करीब होता है, जो पाकिस्तानी तकरीबन कोई 3,20,000 रुपया आपको सिर्फ जो एक्सपेंस लिविंग एक्सपेंस के तौर पे वो प्रॉब्ली दे रहे होते हैं। जो इसके अलावा रेजिडेंस है या जो फ़ी है, वो भी वो खुद यूनिवर्सिटी जो आपकी पे करती है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि जब आप सिलेक्ट करें, अच्छा जिस वक़्त आप उसको लिख रहे हो ना, एक तो ये है कि आपने मैचिंग कैसे करनी है कि प्रोफ़ेसर आपका जो है उसकी कैपेबिलिटी क्या है। जब आपने खुद उसको लिखनी है ईमेल, उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका सीवी जो है ना वो बड़ा प्रेज़ेंटेबल होना चाहिए। सेकंडली जो आप रिसर्च प्रपोज़ल बनाएँ, वो आप पहले उस प्रोफ़ेसर के प्रोफ़ाइल को देखें कि उसका काम क्या है। और फिर उस प्रोफाइल के मुताबिक अपना जो रिसर्च प्रपोजल है उसको डिज़ाइन करें। इसमें अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे चैट जीपीटी है या और टूल्स हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? उससे आप अपना जो रिसर्च प्रपोजल है उसके अपने जो सुपरवाइज़र है उसके मुताबिक उसको जो है ना आप अपने मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर उसको रिसर्च प्रपोज़ल भेजें। और अगर आपने एमएससी और पीएचडी के लिए अप्लाई करना है, तो कोशिश करें आपके पास कोई एक आध रिसर्च पेपर जो है ना आपके क्रेडिट में मौजूद हो। ये आपको एक एक किस्म की एज देगा दूसरे कैंडिडेट्स के ऊपर। तो जो आप सीएसई है उसके लिए यही है, बाकी साथ-साथ मैं ऐड करता जाऊँगा। जी, आप कंटिन्यू करें यहाँ से। थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा, ये जो मज़े की बात है, जो मैंने सीएससी बताया है उसमें स्कॉलरशिप इज़ अराउंड 3500, वो पाकिस्तानी को 1.5 लाख रुपए बनते हैं। लेकिन ये जो आंसू और यू कैस्टोस वाला है, इसमें 7 to 8 thousand आपको मिलते हैं, जो कि बड़ी हैफ्टी अमाउंट है, कोई 3,20,000 समथिंग बनते हैं। सो ओवर टू यू मरियम, प्लीज़ शेयर योर जर्नी ऑफ एंटरिंग चाइना from CSE and then getting CASTOAS. हाँ, जैसा कि आपने मेंशन कर दिया है कि ये आंसू स्कॉलरशिप जो है वो काफ़ी हाईली पेड है और इसमें दूसरा ये कि एक आपका सारे वो कवर कर रहे होते हैं। इसके अलावा एक और मैं चीज़ मेंशन करूँगी कि आपको मास्टर्स में 3000 मिलता है यूनिवर्सिटी की, फॉर एग्ज़ाम्पल काश आंसू की तरफ से, और 1000 मिलता है आपके इंस्टीट्यूट या कॉलेज की तरफ से। तो ओवरऑल मास्टर्स में आपको 4000 मिलता है। और इसी में ही आपने अपना लिविंग अलाउंस भी पे करना होता है खुद। मतलब कि आपको एंड पे बच जाता है 3100। तो अगर आप सोचें कि आपको 4000 मिल रहा है, उसके अलावा आपको लिविंग अलाउंस पे नहीं करना पड़ेगा, तो ये गलत बात है, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा उसी 4000 में से। तो मास्टर्स में ये ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है सीएसई के, लेकिन पीएचडी में बहुत ज़्यादा एज है क्योंकि इसका ऑलमोस्ट होता है 7000 टू 8000। तो पीएचडी में ये बेस्ट स्कॉलरशिप है और हाईली पेड है चाइना में। तो इसके लिए बेसिकली 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक यूकेएस है और दूसरा यूएसटीसी है। तो आप एट अ टाइम एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले ये देखें कि आपका रिसर्च एरिया किस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है। लाइक अगर आपका यूएसटीसी है जो कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, तो आप उसमें अपने प्रोफ़ेसर्स को और अपनी फ़ील्ड को देखें और उसके रेलेवेंट अपने प्रोफ़ेसर ढूँढें, उनको ईमेल्स करें। और ये मेक श्योर करें कि आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर हो, क्योंकि एक्सेप्टेंस लेटर की बेस पे आपका जो एडमिशन है वो सिक्योर हो जाता है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे पब्लिकेशन बहुत मैटर करती है, कि आपके पास पब्लिकेशंस होनी चाहिए स्पेशली पीएचडी के लिए। और यहाँ पे कॉम्पिटिशन तो आपको पता ही है, अब लाखों हज़ारों स्टूडेंट जो हैं वो अप्लाई कर रहे होते हैं। तो फर्स्टली आप ये देखें कि आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर हो, उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। तो एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ये है कि आप ईमेल का फॉर्मेट और वो सारा कुछ, जैसे कि समी भाई ने ऑलरेडी बताया है कि आपने सबसे पहले जो अपना फील्ड है उसको देखना है, उसके उसके अकॉर्डिंग आपने अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। फिर उसमें आप फैकल्टी में जाके अपनी प्रोफ़ेसर्स को फाइंड कर सकते हैं। लाइक एक प्रोफ़ेसर है, उसका रिसर्च एरिया आप देख रहे हैं कि ये मेरे इंटरेस्ट से मैच कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ईमेल थोड़ी-सी बनाएँ, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सीवी को थोड़ा-सा चेंज करें, उसमें अपना रिसर्च एरिया डालें कि मैं भी इसी पे काम करना चाह रहा हूँ। और फिर वो प्रोफ़ेसर अगर आपको रिस्पॉन्स देता है, तो ये अब उस पे डिपेंड करता है कि वो आपको मतलब उसी टाइम दे दे एक्सेप्टेंस लेटर, या फिर वो आपको बहुत ज़्यादा तंग भी करेगा कि मेरे साथ मीटिंग करो, मुझे प्रपोज़ल बना के दो, मुझे इंटरव्यू दो। तो काफ़ी ये यूकेएस में स्पेशली काफ़ी तंग करते हैं पहले। तो ये डिपेंड करता है प्रोफ़ेसर पे। तो आपकी ईमेल बहुत अच्छी होनी चाहिए, लिखी होनी चाहिए, और आपकी ईमेल बहुत कंसाइज़ होनी चाहिए कि वो चाइनीज़ जो है वो पढ़ने में थोड़ा-सा करते हैं कि हमें पढ़ना पड़ा है। और अगर आप साथ चाइनीज़ में भी लिख दें तो ये भी थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है उनके लिए। और दूसरी बात ये है कि आप रात को अपना ड्राफ्ट बना के रखें और सुबह को ईमेल करें, क्योंकि मोस्टली चाइनीज़ जो हैं जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं सुबह को,
तभी ईमेल्स पढ़ते हैं। तो आप मेक श्योर करें कि चाइना के टाइम के अकॉर्डिंग आप 8 से 9 के बीच या 7 से 8 के बीच ईमेल सेंड कर दें। तो वो उस टाइम के बीच पढ़ के उसी टाइम आपको रिस्पॉन्स दे देते हैं। अगर आप रात को कर रहे हैं या अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वो कभी भी आपको रिस्पॉन्स नहीं देंगे। अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है, फिर आप अप्लाई करें। फिर आप उसी डिपार्टमेंट में, उसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। तो उसके लिए आपको जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें आपका फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन फॉर्म होना चाहिए। दूसरा आपका क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास अपना डिग्री सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए और इंग्लिश इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और दूसरा अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है, तो वेल एंड गुड। तो बस यही चीज़ें हैं पर यूकेएस में सबसे आसान है एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना और स्कॉलरशिप आपको सबसे अच्छा मिलता है। सीएसई में काफ़ी एप्लीकेशन जो है वो हेक्टिक हो जाती है। तो यूकेएस में बस यही बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आपके पास अगर ये अवेलेबल है तो आप इज़िली अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी डेडलाइन जो है वो सी अगर आप सीएसई पे अप्लाई करें यूकेएस में तो जो भाई ने मेंशन की है वही डेडलाइन है और अगर आपने काश आंसू पे अप्लाई करना है तो वो आई थिंक उसकी 20th फ़ेब तक डेडलाइन है। तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी भी टाइम है, अगर आप एक्सेप्टेंस लेटर के लिए करते हैं, ईमेल्स वगैरह करते हैं, मेबी आपको रिस्पॉन्स आ जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और विदाउट एक्सेप्टेंस भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये आपका लक होगा कि आपको एडमिशन मिलता है कि नहीं मिलता। अच्छा, ये जो मरियम बेटा, जो आंसू है, इसमें विदाउट एक्सेप्टेंस भी आप अप्लाई कर सकते हो? जी, विदाउट एक्सेप्टेंस आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मेरे इल्म में ये था कि आप पहले प्रोफेसर चूज करते हैं, उसके बाद प्रोफेसर आपको फैसिलिटेट करता है आंसू और ये कैस्ट वास के लिए, वो फिर आप अ प्रोफेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाते हो। जी, जी, उसमें इस तरह से होता है कि आप रैंडम भी प्रोफ़ेसर चूज़ कर लेते हो, लेकिन अगर वो प्रोफ़ेसर आपको नहीं जानता, तो वो मतलब कह सकता है कि मैं इस स्टूडेंट को लूँगा नहीं, तो वो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने किसी प्रोफ़ेसर का ऑलरेडी एक्सेप्टेंस लिया हुआ है, उसी को सिलेक्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो आपको फुली सपोर्ट करेगा और वो जो कमिटी बैठती है, उसमें आपको मतलब एक तरह से आपको डिफेंड कर रहा होता है कि मुझे ये स्टूडेंट चाहिए, इसका ये क्राइटेरिया है, तो वो आपके एक्सेप्टेंस के चांसेस ऑलमोस्ट 90% हो जाते हैं। ओके। लेकिन ये है कि एक्सेप्टेंस लेटर कंपल्सरी नहीं है सही, आंसू स्कॉलरशिप में। सही, सही। ओके जी, 15 फरवरी है आंसू के लिए डेडलाइन, 15 फरवरी 2015 और 2025। यूकैस में एक और स्कॉलरशिप है यूकास स्कॉलरशिप, लेकिन वो आई थिंक सीएससी के इक्वल ही हो जाता है, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 इस तरह से आपके 3 स्कॉलरशिप निकल जाते हैं, एक सीएससी, एक काश आंसू और दूसरा यूकैस स्कॉलरशिप। ओके, ओके। ये मैंने लिंक शेयर कर दिया है। अगर आप लोगों को आंसू की मज़ीद डिटेल चाहिए तो इस लिंक पे जाके आप आंसू की फर्दर डिटेल्स को जो है ना वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमें डॉक्टर सद्दाम ने भी ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर साहब, आप ऑनलाइन हैं? आवाज आ रही? हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही है। डॉक्टर साहब, जस्ट होल्ड फॉर 2 मिनट्स। मैं ये जैस्मिन स्कॉलर जियांगसू गवर्नमेंट वाला कवर कर लूँ, उसके बाद फिर आई गिव माइक टू यू। ओके ओके श्योर। अच्छा जी, ये तीसरी कैटेगरी है जिसमें आपके पास ऑप्शन होती है। अगर आपका सीएससी नहीं होता या कैस्ट वास आंसू वाला स्कॉलरशिप नहीं होता, तो आप अप्लाई कर सकते हो प्रोविंशियल स्कॉलरशिप के ऊपर। प्रोविंशियल स्कॉलरशिप बेसिकली बहुत कम स्कॉलरशिप होती है, इसमें आपकी एक लिमिटेड हद तक फ़ी कवर होती है। जो इससे पहले हमने स्कॉलरशिप फी कवर की है, उसमें आपकी ट्यूशन फ़ी टोटल वेव ऑफ है, आपको एक पैनी पे नहीं करना। आपका लिविंग अलाउंस बिल्कुल वो जो अकोमोडेशन है वो भी कवर्ड है। रादर आपको पॉकेट मनी मिलती है स्टाइपेंड की फॉर्म में। जो सीएससी है उसमें को 1.5 लाख रुपए और जो आंसू वाला है उसमें को 3 लाख रुपए आपको जो है ना वो लिविंग अलाउंस काइंड ऑफ चीज़ मिलती है। लेकिन अगर आपके ये दोनों स्कॉलरशिप नहीं होते तो स्टिल यू गेट द चांस टू अवेल जियांगसू गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ये प्रोविंशियल स्कॉलरशिप होता है। इसमें थोड़ी सी लिमिटेशन इस तरीके से होती है कि ये आपको 1000 RMB, कोई रफली 40-45 हज़ार रुपये जो है ना वो पे करते हैं और फ़ी भी काफ़ी हद तक कवर्ड होती है। ये आप जो प्रोविंशियल स्कॉलरशिप है, क्योंकि ये हर प्रोविंस का डिफरेंट है, इसके लिए आई वुड रिकमेंड यू गाइस कि आप ऑनलाइन जाएं और गूगल पे हर गवर्नमेंट का जो उनके डिफरेंट प्रोविंसेस हैं उनकी जब आप सर्च करेंगे तो आपको रेलेवेंट डिटेल्स मिल जाएंगी। सो कमिंग बैक, हमारे पास हमें ज्वाइन कर लिया है डॉक्टर सद्दाम ने। डॉक्टर साहब, माइक ओवर टू यू फॉर सीएससी स्कॉलरशिप आप ऐड कर दें। दिस इज़ प्रोफाइल ऑफ डॉक्टर सद्दाम। डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह मेरे साथ हो हाई में मास्टर्स किया था जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग में। देन ही मूव टू चांगशा, आई थिंक सो,
फॉर एज ए रिसर्च असिस्टेंट, और उसके बाद साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी से इनकी पीएचडी है, और नॉर्वे में भी इन्होंने माशाल्लाह कुछ रिसर्च का काम किया हुआ है। डॉक्टर साहब, ओवर टू यू प्लीज़। हम पिछले 26 मिनट से कंटिन्यू किए हुए हैं, आप अगले 5 से 10 मिनट आपके पास है। ओके, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आवाज़ आ रही है आपकी। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि आपने क्या डिस्कस किया है मैंने बच्चों पहले को 20 सीएससी का मिनट्स में, सो बता आई कैन दिया गेट है, रेडी। मैंने बच्चों को सीएससी स्कॉलरशिप का बता दिया है, स्टाइपेंड कितना होता है वो बता दिया है, और कैसे अप्लाई करना है ये बता दिया है, कैटेगरीज बता दी हैं। आप टाइप बी अच्छा एम्बेसी वाला प्रोग्राम बता दिया। आप टाइप बी के ऊपर थोड़ा सा फोकस करके ना इनको बताइए कि कैसे डायरेक्ट ये सीएससी को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मेनली तो दो ही वे हैं। एक तो सीएससी के लिए टाइप ए है, जो कि एम्बेसी के थ्रू आपने बता दिया ऑलरेडी, और दूसरा टाइप बी होता है। टाइप बी आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो सीएससी के लिए। नॉर्मली इसका जो डेडलाइंस हैं वो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की जो है स्टार्ट हो जाती हैं जनवरी से, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ की दिसंबर से स्टार्ट हो जाती हैं और एंड ऑफ फरवरी तक चलती हैं, कुछ की मार्च तक चलती हैं। तो आई वुड से कि दिसंबर से मार्च तक इनकी डेडलाइंस रहती हैं, एक जर्नल जो डेडलाइंस हैं। और इसमें आपका जो है सबसे पहले कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक्सेप्टेंस लेटर मस्ट है और कुछ के लिए मस्ट नहीं है। खासकर जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में, मोस्ट ऑफ द आई वुड से कि 90% और आई वुड से 80 to 90% यूनिवर्सिटीज़ में वो मस्ट है acceptance letter प्रोफेसर का। और दिस इज आई वुड से द परफेक्ट टाइम टू गेट द एक्सेप्टेंस लेटर, क्योंकि दिसंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। नवंबर में आप जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है ना ईमेल करना स्टार्ट हो जाते हैं प्रोफेसर्स को। तो एक्सेप्टेंस लेटर के लिए जब आप ईमेल करेंगे प्रोफेसर्स को, तो सबसे पहले तो उसमें आपकी ईमेल बहुत प्रिसाइज होनी चाहिए। मैंने देखा कुछ स्टूडेंट्स बहुत लंबी लंबी ईमेल लिखते हैं। नॉर्मली प्रोफेसर्स के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपकी लंबी लंबी ईमेल्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है ना ईमेल सेंड कर रहे होते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा आपकी ईमेल को गो थ्रू करें या पढ़ें पूरा। तो मुद्दे की बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर है कि मतलब आप उसमें ये चीज़ें बताएं कि ये मेरी ग्रेजुएशन है, ये मेरा सीजीपी है, ये मेरी पब्लिकेशंस हैं या इन पब्लिकेशंस पे मैं काम कर रहा हूँ, और ये मैंने अपनी सीवी, अपना प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल और अपना ट्रांसक्रिप्ट जो है ना साथ में अटैच किया है, प्लीज़ हैव अ लुक। मतलब शॉर्ट सा जो है ना वो आप बयान कर सकते हो। कोई प्रॉपर फॉर्मेट किसी भी तरह से आपको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक ग्रुप में देखा अच्छा किसी ने फॉर्मेट जो है ना वो सेंड कर दिया ईमेल का, तो उसी को कॉपी पेस्ट करके सारे जो है ना अपना अपना चेंज करके थोड़ा बहुत वो सेम फॉर्मेट ही हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना वो ईमेल कर रहे होते हैं प्रोफेसर्स को, सेम प्रोफेसर्स को। दैट इज टोटली रॉन्ग। और आपको चाहिए कि हर किसी स्टूडेंट का अपना बेसिक सा, सिंपल सा, प्रिसाइज सा फॉर्मेट होना चाहिए ईमेल का। ईमेल में आप अटैच कर सकते हो अपना रिसर्च प्रपोजल और अपनी सीवी और अपना ट्रांसक्रिप्ट। 7वें सेमेस्टर का है या सॉरी 8वें सेमेस्टर का है या फाइनल का भी आप जो है ना वो ट्रांसक्रिप्ट अटैच कर सकते हो। नॉर्मली यही 3 चीज़ें अटैच होती हैं। इसके अलावा आपको कोई भी चीज़, पासपोर्ट या अपनी फ़ोटो या कुछ भी चीज़ अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये लेट्स से कि आपने ईमेल सेंड कर दी, आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया, वेल एंड गुड। अब आपने अप्लाई करना होता है टाइप बी के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके यूनिवर्सिटी का फॉर्म भी फिल करना होता है अपने, एप्लीकेशन फॉर्म। 2 फॉर्म होते हैं, एक सीएससी का फॉर्म होता है, एक यूनिवर्सिटी का अपना ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे फॉर्म होता है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एप्लीकेशन पोर्टल होता है। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि सीएससी का फॉर्म फिल करके तो बस छोड़ देते हैं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अप्लाई ही नहीं करते। उनको पता ही नहीं होता कि यूनिवर्सिटी का अपना पोर्टल भी है, वहाँ पे भी अप्लाई करना है। अब आपने देखना ये है कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में यही क्राइटेरिया है। अब मैं ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन पे बात करूँगा। आसिम, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है सर। ओके, ओके, ओके।
तो मैं मेजॉरिटी की बात करूंगा यूनिवर्सिटीज की, क्योंकि स्पेसिफिकली कुछ यूनिवर्सिटीज का क्राइटेरिया चेंज हो सकता है। तो नॉर्मली आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी जाके अप्लाई करना है, और सीएससी के पोर्टल पे, जो कैंपस चाइना की वेबसाइट है, वहां पे भी जाके आपने अपना फॉर्म फिल करना है। अब उसके बाद आपने जब अपने डॉक्यूमेंट्स सारे अपलोड कर देने हैं और फॉर्म आपने सबमिट करना है, वहाँ पे आपने एक्सेप्टेंस लेटर जो आपको प्रोफेसर से मिला था वो भी अपलोड करना है। नॉर्मली स्टूडेंट्स उसमें भी मिस्टेक करते हैं कि अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो उसको लाजमी अपलोड करें, सीएससी के फॉर्म में भी और यूनिवर्सिटी के पोर्टल के फॉर्म में भी। अच्छा, इसमें इसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ी होती है, और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे भी मिस्टेक करते हैं, टाइम पे एप्लीकेशन फ़ी पे ही नहीं करते, और कुछ को तो आइडिया भी नहीं होता है कि इस यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी भी है। उनके लिए बस ये होता है कि फॉर्म फिल कर दिया, मैंने अप्लाई कर दिया, मेरा काम हो गया। ऐसा नहीं है। कोविड के बाद बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने एप्लीकेशन फ़ी रखी हुई है। नॉर्मली ये रेंज होती है 400 आरएमबी से लेके 600 या 550 600 आरएमबी तक की रेंज में होती है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ी। और कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ये भी मिस्टेक करते हैं कि दे डोंट इन्वेस्ट, मतलब अपने फ्यूचर में भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते वो। और लेट्स से कि अगर एक यूनिवर्सिटी में उनको एक्सेप्टेंस लेटर मिला हुआ है, तो वहाँ पे भी एप्लीकेशन फ़ी अगर आ गई है तो स्टूडेंट्स जो है ना वो भी थोड़ा सा कतराते हैं, या उनके इतने रिसोर्सेज नहीं होते, या अपनी सेविंग्स को प्रेफर करते हैं, या मतलब एप्लीकेशन फ़ी पे करने की साइड पे जाते ही नहीं है। लेकिन उनको नॉर्मली इतना अंदाज़ा नहीं है कि कंपटीशन इतना हो चुका है कि आपको एप्लीकेशन फ़ी जहाँ पे एक्सेप्टेंस लेटर है आप ज़रूर पे करें। और लेट्स से कि एक यूनिवर्सिटी में आपके पास किसी जगह पे भी आपको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिला है, आई वुड स्टिल रिकमेंड यू टू अप्लाई। मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं होता, लेकिन उनका फिर भी एडमिशन सिक्योर वो कर लेते हैं। अच्छा, ये एप्लीकेशन फ़ी का मैंने थोड़ा बता दिया आपको। डॉक्टर साहब यहाँ पे एप्लीकेशन एक फॉर्म्स सेकंड का बता। माजरत, मैं आपको जी, यहाँ जी, पे ना मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा। ये जो जी। डॉक्टर सद्दाम ने आपको बात बताई है ना जी एप्लीकेशन फ़ी की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास होहाई में आई हैव सीन रोचेली का रूम, मिस रोचेली के पास लाखों से ज़्यादा एप्लीकेशंस होती थी। तो लेटर ऑन उन्होंने भी होहाई यूनिवर्सिटी ने भी 400 आरएमबी की एप्लीकेशन फ़ी इंट्रोड्यूस करवाई। होता क्या है कि अच्छा, अच्छा। 1 लाख बच्चे ने अप्लाई किया, उसमें से उन्होंने 300 बच्चा रखना है। तो 1 लाख में से यू आर द लकी वन जिनको उन्होंने चूज किया है, और आप अमंग वो दोस्त 300 यू आर द वन। वो आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हमारी जो है ना वो फी पे करें 400 आरएमबी, ताकि हम आपकी एप्लीकेशन को फर्दर प्रोसेस कर सकें। लोग वो एप्लीकेशन फी जमा नहीं करते 400 आरएमबी, वो जो कि सिर्फ 16,000 रुपये बनते हैं। दैट इज बेसिकली यूर टिकट टूवर्ड्स द स्कॉलरशिप। अब आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपको स्कॉलरशिप मिलना ही मिलना है। वो सिर्फ 16,000 रुपये हैं, शायद मेरा ख्याल है वो रिफंड भी हो जाते हैं वहां पहुंचने के बाद। तो आप अगर इस तरह का सिनारियो हो तो लाजमी इट इज़ रिकमेंडेड फॉर यू गाइज कि आप वो यूनिवर्सिटी की जो फ़ी है 400-500 आरएमबी वो पे कर दें। उससे आपका जो इट इज़ योर टिकट, आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है। जी डॉक्टर साहब कंटिन्यू करें। आसिम, ये 15 मिनट्स ऊपर आ रहे हैं। 15 मिनट्स में मेरी कॉल मतलब ड्रॉप होगी या ये टोटल मीटिंग एंड होने लगी है 15 मिनट बाद में, तो ओके, ओके, आप ठीक है। हाँ, आई विल आप कोशिश रिमाइंड ऑन करके दैट। 10 मिनट में ठीक कंक्लूड है। करें। मैं ज़्यादा फिर इन चीज़ पे बात करता हूँ जो 1-2 और मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स। जी नॉर्मली ये होता है कि एप्लीकेशन फ़ी कुछ पे कर देते हैं और कुछ टाइमली पे नहीं करते हैं। मतलब नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ जो है ना 1 वीक का टाइम देती हैं। आपको ईमेल आती है कि आप एप्लीकेशन फ़ी पे करें। वो 1 वीक के अंदर-अंदर पे नहीं कर पाते, पाकिस्तान से ट्रांसफ़र उनके जो है ना मसाइल होते हैं कुछ। आई वुड से कि वो विदिन टाइम आपने पे करना है। दूसरी मिस्टेक एक और भी करते हैं, वो ये करते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी पे करने के बाद वो जो रिसिप्ट है, वो ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड नहीं करते हैं, यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन पोर्टल पे। तो मतलब फ़ी तो पे कर दी आपने, बट लेकिन उनको पोर्टल पता ही पे नहीं है। अपलोड नहीं की। पता ही नहीं है, यूनिवर्सिटी के पास रिकॉर्ड ही नहीं है, मतलब कि कहाँ से फ़ी आई या क्या हुआ। तो जब तक आप अपलोड नहीं करोगे रिसिप्ट अपनी, तब तक आपकी वो कंसिडर नहीं होगी। इसके अलावा जो नॉर्मली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो उनमें मतलब प्रपोज़ल, खासकर जो पीएचडी के स्टूडेंट्स जो है मिस्टेक करते हैं,
वो 1 से 2 पेज का प्रपोजल उन्होंने लिखा होता है। नॉर्मली ये प्रपोजल अब तो बैचलर्स लेवल पे भी नहीं चलता है मेरे मुताबिक। जो पीएचडी का प्रपोजल है उसके 6 टू 8 पेजेस होने चाहिए और प्रॉपर जो है ना उसमें आप मेथडोलॉजी, उसमें कि आप इसको मैं ऐसे बयान करूँगा कि आप क्या करना चाहते हो फ्यूचर में और कैसे करोगे, रिसर्च के बारे में कैसे करोगे, उसकी मेथडोलॉजी क्या है, ठीक है? और उसकी आउटकम्स क्या होंगे, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, उसकी रिसर्च रिजल्ट्स क्या होंगे, ये लाज़मी लिखें अपने रिसर्च प्रपोजल में। रिसर्च प्रपोजल आपका जितना अच्छा होगा, उतना ज़्यादा चांसेस है आपको एक्सेप्टेंस लेटर गेट करने के। इसके अलावा आपकी सीवी अच्छी होनी चाहिए। सीवी में मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना सीवी में लॉन्ग स्टेटमेंट्स लिखते हैं, लंबी-लंबी स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं। उनके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा होता है कि शायद हम जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिखेंगे उतनी सीवी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ऐसा नहीं है। आप सीवी हमेशा कीवर्ड्स में होती है। आप लाज़मी जो है ना उसमें कीवर्ड्स यूज़ करें। लंबी स्टेटमेंट्स आपने नहीं लिखनी। जितनी प्रिसाइज़ होगी उतना ज़्यादा बेटर है। जी, आसिम भाई। इसके डॉक्टर अलावा साहब कुछ एक क्वेश्चन एक है कि एक एक आप क्वेश्चन है, डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन है, जी, एमएस जी। का प्रपोजल कितना बड़ा होना चाहिए? एमएस का भी तकरीबन मैं कहता हूँ कि एमफिल का लेवल है और आई वुड से कि 6 टू 7 पेजेस तो होना ही चाहिए। उसमें 1 पेज तो टाइटल पेज हो गया, एंड पे 1 पेज रेफरेंसेस का हो गया, ठीक है? उसके जो कंटेंट्स हैं वो मतलब टाइटल पेज हो, उसमें इंट्रोडक्शन हो, उसके बाद आपका आ जाता है रिसर्च स्टेटमेंट है या रिसर्च टॉपिक आपका, उसके बारे में थोड़ा-सा बयान करें कि आप करना क्या चाहते हो। उसकी मेथडोलॉजी बयान करें, ठीक है? 2 पेजेज़ पे मेथडोलॉजी को ले आएँ आप कि कैसे इस रिसर्च को कैरी आउट करोगे। कौन-सी आप जो है वो लैब टेस्टिंग करोगे या कौन-सा एक्सपेरिमेंटल वर्क करोगे या कौन-सा सॉफ्टवेयर भी यूज़ करोगे, वो मेथडोलॉजी में आप चीज़ें लिख सकते हो। आगे आप उसकी आउटकम्स हैं, उसके रिजल्ट्स हैं और एंड वाले पेज पे आप रेफरेंसेस लिख सकते हो, आपने जो है ना जहाँ से भी डाटा लिए, उसको लिखने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका एमबीबीएस का कोई एक्सपीरियंस है? एक बच्चे का सवाल है कि एमबीबीएस के लिए कैसे अप्लाई करना है और उसमें कुछ अच्छा, स्कॉलरशिप्स एमबीबीएस होती में हैं? बहुत सारे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत बयानी भी करते हैं कि एमबीबीएस में फुल स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं है चाइना में। एमबीबीएस में स्कॉलरशिप्स अवेलेबल नहीं हैं फुल फंडेड। लेकिन हाँ, कुछ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स ज़रूर हैं चाइना में कि जब आप अप्लाई करते हो, लेकिन अगर आप टॉप 5% लेट्स से कि 50 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किए, अगर आप टॉप 5% या टॉप 3% स्टूडेंट्स में आते हो, तो उनके लिए जो है ना वो स्कॉलरशिप के लिए कुछ ना कुछ उनकी ट्यूशन फ़ी माफ़ हो जाती है या कुछ यूनिवर्सिटीज़ में फुली फ़ी माफ़ हो जाती है, कुछ में पार्शियली माफ़ हो जाती है। मतलब कंसेशन मिल जाती है, लेकिन फुल फंडेड स्टाइपेंड्स वाले स्कॉलरशिप एमबीबीएस में बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक एक जो है ना वो ज़्यादा पर्टिनेंट क्वेश्चन ये भी है पाकिस्तानी साइड से कि एमबीबीएस चाइना में पड़ता कितने का है टोटल? हाँ, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। इसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट हैं रेट्स। ट्यूशन फ़ी के जो हैं चार्जेज़ हैं वो डिफरेंट हैं। मेरा कोई ख़ास इतना एक्सपीरियंस नहीं है एमबीबीएस को लेकिन मैं एक एमबीबीएस रफ़ आइडिया दे सकता हूँ आपको सही। कि अ, मैं जस्ट अ मिनट मैं कैलकुलेटर पाकिस्तानी पीकेआर में बता देता हूँ स्टूडेंट्स को। अ, मैं इसमें शेयर करूं जो मिनिमम है जी, वो जी, जी। राउंड कोई 20,000 आरएमबी से 25,000 आरएमबी जो है वो मिनिमम है फॉर 1 ईयर पर एनम? पर एनम। जी, ये ये 20,000 तकरीबन आरएमबी बनेगा मैंने 8 लाख रुपए? आसिफ तकरीबन ये 8 से लेके 10 लाख रुपए के करीब है, जो कि इसमें ना यूनिवर्सिटी की फी है। सिर्फ जो ट्यूशन फी आपके है? एक्सपेंस होंगे वहाँ लिविंग के और आपके खाने पीने के, वो इसके अलावा होंगे। अच्छा, मिनिमम जो इसके मुझे आसिफ मैं मैंने ऐसे नजर आया, मुझे मैंने एक सर्च स्टूडेंट करने को पे, वो तकरीबन कोई 18,000 तक था, जो कि मिनिमम फी थी। इसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन एट द वेरी फर्स्ट ईयर जो है ना वो आपको इतनी पे करनी पड़ती है। अच्छा आसिम इसमें राउंड अबाउट जो है ना आपका तकरीबन 14 से 15 लाख सारा कुछ मिला के उसमें खाना, रेजिडेंस, अकोमोडेशन फी सारा कुछ मिला के 14 से 14-15 लाख लग जाता है पर पर ईयर। एनम? पर ऐसे एनम। एग्जैक्ट। जी, और जी। ये 5 ईयर अच्छा, प्रोग्राम है एक तो इसका मेरी मतलब 15 इंटू 5 75, 7.5 मिलियन में पड़ेगा टोटल।
ऑलमोस्ट। लेकिन ये इसमें 6 ईयर जो है ना वो हाउस जॉब भी है। तो वो आपको हाउस जॉब भी सम टाइम लोग पाकिस्तान से आकर कर लेते हैं, कुछ लोग यहीं से करते हैं। तब भी आपको आप उसको 1 के करीब रखें कि ऑलमोस्ट कोई 1 करोड़ के करीब ऑलमोस्ट चला जाता है ये पूरा पैकेज जो है। 10 मिलियन और पक्का है। अच्छा, पक्का है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर feedback and your input. I would love to have questions. अगर आप लोगों ने कोई सवाल पूछना है तो forum is open for you guys. आप अपना माइक ओपन करके सवाल पूछ सकते हैं. एक चीज जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि बीएस में रिसर्च प्रपोजल, बीएस में क्योंकि रिसर्च नहीं होती तो इसलिए बीएस प्रोग्राम के लिए कोई रिसर्च प्रपोजल नहीं होता है। आपने जो सिंपली अप्लाई करना होता है और आपका एडमिशन हो जाता है। इसमें उसमें मैं थोड़ा प्रोफेसर की ऐड अप करना एक्सेप्टेंस भी चाहूँगा। रिक्वायर्ड नहीं होती। मोहम्मद, इसमें थोड़ा मैं ऐड अप करना चाहूँगा। बीएस में नॉर्मली रिसर्च प्लान होता है, जो 1 से 2 पेजेस का होता है। उसमें सिंपली आपने अपना प्लान देना होता है कि मैं इस टॉपिक मतलब इस मेजर में इंटरेस्टेड हूँ और क्यों इंटरेस्टेड हूँ। 1 से 2 पेजेस में रिसर्च प्लान कुछ यूनिवर्सिटीज़ माँगती हैं। ठीक ठीक। Thank you very अच्छा, much, Dr. Saddam. मैं Thank you चीज़ें very जो much. शेयर कर दूं, जो आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं ना उसमें एक तो आपकी मेडिकल रिपोर्ट है ये भी, और फिर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं एकेडमिक ये आपके एचईसी और मुफा से अटेस्ट होने चाहिए। जो मैंने खास तौर पे जब पोस्ट डॉक में अब जैसे किया है तो उन्होंने इवन जो मेरी लास्ट डिग्री है वो मेरी चाइना एम्बेसी से भी अटेस्टेशन जो है वो उन्होंने ली थी, तब उन्होंने जो है ना उसकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव की थी। तो इसलिए अगर आपने किसी ने पोस्ट डॉक के लिए जाना हो इसलिए उसमें ये बेहतर होता है कि आप मुफा और एचईसी और जितने भी आपके बोर्ड्स हैं उनसे, और फिर आपका लास्ट पे चाइना एम्बेसी से भी डॉक्यूमेंट जो है ना वो अटेस्टेड होने चाहिए। जी, ये एडवांस ओवर टू में यू करवा आसिफ। के रखें तो रन टाइम पे तो बहुत रश होता हो जाता है वहाँ पे. ये होता है एग्जैक्टली। जी सर, लाइबा पूछ रही हैं प्रोसीजर वुड बी सेम फॉर एमबीबीएस इफ यू वांट टू अप्लाई. एमबीबीएस के लिए आप जो है ना नॉर्मली कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने एजेंट्स रखे होते हैं, ठीक है? लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्ट, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्ट एप्लीकेशन भी जो है ना एक्सेप्ट करती हैं। उनकी वेबसाइट पे जाके आप जो है ना डायरेक्टली उनके यूनिवर्सिटी पोर्टल पे आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, एक एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल में, हम आपको ना एक क्यूआर कोड देते हैं. बेसिकली चाइना अगर आपने जाना है ना तो आपके पास वी चैट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपके पास वी चैट नहीं है तो फिर आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा चाइना को कवर करने के लिए. तो आज के इस सेमिनार के वजह से आप एक काम कर सकते हैं कि लाजमी अपना वी चैट बना लीजिए. अच्छा, अब वी चैट बनाना भी एक मुश्किल काम है थोड़ा सा, क्योंकि वो दूसरे वी चैट यूज़र की जो है ना वो मांगता है इनपुट. तो उसमें मैं आपको स्लाइड शो पे एक वो दिखा देता हूँ क्यूआर कोड. उसकी पिक्चर ले लीजिए आप. जो है लाजमी अपना वी चैट बनाइए और हम उस ग्रुप में टाइम एंड ऑन जो है वो भिजवाते रहेंगे डिफरेंट जो हैं, अल्लाह भला करे आपका, रिसोर्सेज जिसमें के शामिल होंगे लिंक्स, लिंक टू अप्लाई, और फॉर एग्जांपल आंसू की जो है वो, जी ये आपको मैंने एक लिंक भेज दिया है. आप इस, ये आपको नज़र आ रहा है क्यूआर कोड? जी, जी, नज़र आ रहा है। इसकी ये इस इस क्यूआर कोड के तहत आप ज्वाइन कर लें इसको, जो आपका है वी चैट ग्रुप. जब आप इसको ज्वाइन कर लेंगे तो हम इस ग्रुप में ना आपको मज़ीद लिंक्स आंसू की गाइडेंस के या दूसरे तीसरे वो सारे यहाँ भिजवाते रहेंगे तो आपको काफ़ी हद तक हेल्प हो जाएगी. जी डॉक्टर साहब. आसिम, आपने थोड़ा-सा मुझे लगता है कि थोड़ा-सा शॉर्ट रखा है, थोड़ा-सा इसको सर मैक्सिमम इसकी लेंथ सेकंड कीजिएगा, नशिस्त इंशाल्लाह क्योंकि इसकी सेकंड नशिस्त रखेंगे. स्टूडेंट्स के बहुत जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं और हमारे लिए बड़े सिंपल होते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है वो। लेकिन उनके बड़े अच्छे-अच्छे और बड़े कंफ्यूजिंग से क्वेश्चन होते हैं उनके लिए, जो उनको प्रॉब्लम्स आती हैं अप्लाई करते वक़्त।
तो सर इसकी इसकी बेहतर इंशाल्लाह है ताला कि क्वेश्चन आंसर का सेशन रखा जाए तो उनको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। बिल्कुल अच्छा, एक बिल्कुल क्यूरी आई है जी कि एफएससी के बाद किस प्रोग्राम में आप कर सकते हैं? एफएससी के बाद एफएससी के बाद आप फार्मेसी में आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। डी फार्मेसी जैसे साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी में है, यहाँ पे आप एफएससी के बाद डी फार्मेसी में अप्लाई कर सकते हैं। एफएससी तो के इसी बाद तरह आप आपकी पसंद जितने के भी बहुत इंजीनियरिंग सारे मेजर्स हैं उनमें प्रोग्राम भी हैं जहाँ अप्लाई पे कर सकते हैं। इंग्लिश में इंग्लिश में इंजीनियरिंग के मेजर्स अवेलेबल हैं, मैनेजमेंट के अवेलेबल हैं, बिजनेस के अवेलेबल हैं और इंग्लिश में अवेलेबल हैं। और इवन के मैट्रिक के स्टूडेंट्स भी जो है ना वो कुछ डिप्लोमा 3 ईयर एसोसिएट डिप्लोमा में अप्लाई कर सकते हैं सबा चाइना कुछ में, और पूछना चाह उसमें रही हैं। कुछ सबा बेटे, स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं। सबा बेटे आप अपना माइक ओपन कर लो या क्वेश्चन टाइप कर दो, हमारे पास बहुत थोड़े से लास्ट 2-3 मिनट्स हैं, जल्दी से जरा। सर आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते इस कॉल को? नहीं सर, वो मुझे क्वेश्चन पूछना। मुझे लेना पड़ेगा वो वाला वर्जन, कमर्शियल वर्जन। नो ओके प्रॉब्लम। ओके। आज की सीटिंग बड़ी मेरे ख्याल में पॉजिटिव है, तो हम जो है इंशाल्लाह जी जी। ताला इसकी सेकंड शिस्त रखेंगे। हमारे पास एक स्कॉलर हैं जो कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग में करने जा रहे हैं मास्टर्स इटली में। उन्होंने पूरे का पूरा स्कॉलरशिप खुद अवेल किया है, यूनिवर्सिटी में खुद अप्लाई किया है, किसी एजेंट के थ्रू या किसी को पे नहीं किया, डायरेक्ट किए हैं। तो उनसे हम इंशाल्लाह रिक्वेस्ट की है मैंने, तो उन्होंने कहा जी मैं इंशाल्लाह प्रॉपर गाइड करूंगा कि किस तरीके से ये स्कॉलरशिप आप अवेल कर सकते हैं। तो इटली और फ्रांस की यूनिवर्सिटीज़ के लिए सेकंड शिफ्ट इंशाल्लाह जल्द रखेंगे हम। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मैं सर। आपकी का ले ही रहा था, सेमिनार में ही हूँ आपके। तो अच्छा, मैं सईद भाई बताना चाह रहा मौजूद था है? कि ना अभी तो मैं तब से ऑन लाइव ही था। तो आप ना जब नेक्स्ट सेमिनार करेंगे ना माइक्रोसॉफ्ट टीम का यूज़ कीजिएगा। उसमें ये ना पेड सर्विस वाला कोई सीन नहीं है, तो उसमें आप जितनी मर्जी भी एक्सटेंड कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। ओके ओके ओके, सईद भाई हमारे साथ ही मौजूद थे। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आपको हम मौका देंगे, लेकिन क्योंकि अब सेशन खत्म हो रहा है, तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो क्विकली प्लीज यू कैन आस्क। हमारे पास लास्ट 2 मिनट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर किसी के पास अगर कोई रिसर्च पेपर नहीं है और उसने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो उसके कोई चांसेस हो सकते हैं स्कॉलरशिप मिलने के? जी बिल्कुल हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर डॉक्यूमेंटेशन एज वेल कि आप कितनी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करती हैं। आपकी सीजीपीए भी कोई एक फैक्टर नहीं है इसमें। आपका सीजीपीए, आपका रिसर्च प्रपोजल है, आपकी सीवी है, आपकी ओवरऑल डॉक्यूमेंटेशन है और कितनी अच्छे से आप अप्लाई करते हो, कोई मिस्टेक नहीं करती हो, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। बट सर कोई इट्स अ प्लस ऐसा ग्रुप पॉइंट टू बना हैव अ दीजिएगा ना जिसमें डॉक्यूमेंटेशन। हम बार-बार पूछ सकें कोई भी क्वेश्चन हो तो। जी बेटे, मैं एक व्हाट्सएप ऐसे ग्रुप कोई बनाता व्हाट्सएप हूँ। ग्रुप। जो जो पार्टिसिपेंट्स थे ना उन सारों का मेरे पास नंबर्स मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे पास लास्ट 20 सेकंड्स हैं। जो मेरे पास रजिस्ट्रेशंस हुई हैं ना, आप सबके नंबर्स हैं। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा। डॉक्टर साहब को, डॉक्टर समी को कोशिश करूंगा, बेटे मरियम को भी ऐड कर दूं, ताकि आप लोग उनसे क्वेश्चंस कर सकें और अपने लिए जो है फर्दर अपना फ्यूचर ब्राइट एक राह अख्तियार करें। थैंक यू वेरी मच एवरीवन जी। थैंक यू थैंक यू।